तो बच्चों आज का टॉपिक है हमारा एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। वेलकम टू आवर चैनल केमिकल लोचा बाय सागर वर्जातिया। आप देख रहे हैं आज की वीडियो है एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पर बेस्ड। तो बच्चों देखते हैं क्या होता है एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अगर आपके पास कहीं पे लिखा है C6H6 तो इसको देखकर तुम क्या बोलोगे कि ये क्या है? इसको देखकर आपके दिमाग में एक ही वर्ड आएगा, सर इसको बेंजीन कहते हैं। वेरी गुड, अच्छी बात है। कैसे पता चल पाया? क्योंकि यार हम लोग सीखते आ रहे हैं अपनी लोअर क्लासेस में कि द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फॉर द बेंजीन इज रिप्रेजेंटेड बाय C6H6, मतलब उसके पास 6 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है। अगर मैं इसका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो लिखूं तो क्या लिखूंगा? सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, मतलब 6 से डिवाइड कर दें तो यहां पर आएगा C1 और H1। बेसिकली CH लिखा है मैंने। तो बेटा अगर मैं सिर्फ CH लिख दूं यहां पर तो आपको क्या पता चल पाएगा कि ये बेंजीन है या ये बेंजीन का सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो है? नहीं। हो सकता था कहीं पर C12H12 लिखा हो, हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रहे हैं, उसका भी तो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो CH आएगा, C1H1 12 से जब डिवाइड करेंगे। इसका ये मतलब है कि जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को हम कन्वर्ट करते हैं उसके सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो से, तो हमको जो ये कंपाउंड फॉर्मेशन मिलता है या जो ये फॉर्मूला मिलता है इसको एम्पेरिकल फॉर्मूला बोलते हैं। यही है एम्पेरिकल फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो आप सबने सुना हुआ है। जैसे अगर मैं आपको कहूं कि C2H6 तो ये देखते साथ बोल दोगे सर दिस कंपाउंड या दिस मॉलिक्यूल इज नथिंग बट इथेन। लेकिन अगर मैं तुम लोगों को कहता कि बेटा बताओ ये क्या लिखा है, तो क्या तुम हमको ये कह पाते कि सर ये इथेन का सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो है? नहीं बता पाते। तो जो एम्पेरिकल फॉर्मूला है जो रिप्रेजेंट करता है बेसिकली द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो फॉर एनी कंपाउंड और द मॉलिक्यूल, उसको हम लोग एक तरीके से फॉल्स फॉर्मूला कहते हैं। मतलब ये आपको सही इंफॉर्मेशन नहीं देगा, ये ट्रू फैक्ट देगा, ये सच्चाई है, ये थोड़ी सी झूठ बात है, झूठ है ये और ये सच है। ये आपको एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स देगा विच आर एक्चुअली प्रेजेंट इन द पर्टिकुलर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ दैट कंपाउंड और द मॉलिक्यूल। लाइक C6H6 एक बार पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं यार ये जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ये बेंजीन को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन अगर मैं उसका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो दे देता CH तो आप कभी ना बता पाते कि यार ये तो बेंजीन का है ना, पता ही नहीं हमको। हो सकता है C12H12 से CH आ रहा हो सकता है C6H6 से भी आ रहा हो। So sir, simplest whole number ratio is nothing but the empirical formula and the actual formula, मतलब the actual representation, actual number of atoms कितने हैं उस मॉलिक्यूल में या कंपाउंड में, is the molecular formula। तो इतना समझ में आया कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है। You can also say that empirical formula can be derived from the molecular formula। उसका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो अगर कर देंगे तो आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला मिल जाएगा। किसका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो कर देंगे? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का। ठीक है, तो अब इसके आगे हम चलते हैं और बात करते हैं कि किस तरह से हम लोग के क्वेश्चंस आएंगे एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पर बेस्ड और हम उन्हें कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए, अच्छा न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले मैं आपको कुछ फॉर्मूलेस छोटे छोटे लिखवा रहा हूं, उससे आप नोट कर लेना। आपका जो पहला फॉर्मूला है वो ये है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला is equal to n into empirical formula, जहां पर where n, ये जो n है ये क्या है, where n is equal to molecular mass upon empirical formula mass। ये एक बेसिक सा फॉर्मूला है, इसको आप लिख लें, याद कर लें, काम आएगा।
दूसरा एक फॉर्मूला और है, मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू ट्वाइस इनटू वेपर डेंसिटी। कभी कभार न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में मॉलिक्यूलर मास ना देकर उनकी वेपर डेंसिटी दी जाती है। अरे डेंसिटी ऑफ वेपर इज नोन एज वेपर डेंसिटी, इतना परेशान ना हो। वेपर डेंसिटी कुछ हुआ नहीं है, कुछ मतलब आसान सा वर्ड है, जो लिखा है वही वो कह रहा है। डेंसिटी ऑफ वेपर इज द वेपर डेंसिटी। तो कभी कभार वेपर डेंसिटी दी जाती है गैस की, तो आपसे इनडायरेक्टली वो ये कह रहा है कि उसका मॉलिक्यूलर मास कितना है। बेसिकली अगर आपके पास मान लो एक क्वेश्चन आ जाए कि एक गैस X है और उसकी जो वेपर डेंसिटी है वो 49 है, इसका मतलब उसने इनडायरेक्टली आपको बता दिया है कि उसका मॉलिक्यूलर मास 2 × 49 है, यानी कि 98। क्लियर? तो इन दो फॉर्मूलों के चलते, अगर एक आध फॉर्मूला बीच में और हमें जरूरत पड़ेगा तो हम आपको सही समय पे बता देंगे। तो बेसिकली आप ये दो फॉर्मूले को याद कर लें और फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे, सीधा न्यूमेरिकल्स पे आएंगे, क्योंकि इस इंपेरिकल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने को जब भी आएगा आपके सामने कुछ इस तरीके का क्वेश्चन होगा, जहां पर कुछ 3 या 4 या 2 एटम्स दिए गए होंगे, या कुछ क्वेश्चंस में मॉलिक्यूल भी दिया रहता है। तो बेसिकली एटम्स के फॉर्म में आएगा, एटम्स का परसेंटेज या एलिमेंट्स का परसेंटेज कंपोजिशन लिखा होगा। तो उस परसेंटेज कंपोजिशन को जरा टोटल करके देख लेना कि वो 100 के बराबर आ रहा है कि नहीं। और अगर 100 के बराबर नहीं आ रहा है तो 95% क्वेश्चंस में जो रेस्ट ऑफ दी जो परसेंटेज बचता है वो ऑक्सीजन का होता है। तो यहां पर आप देखो 42 + 15 कितना हो गया, लगभग 57। 57 + 20 कर लो, कितना हो गया 77। 77 + 22.8 यानी कि 100। तो यहां पर कहीं पे भी ऑक्सीजन की आने की कोई भी संभावनाएं नहीं है, क्योंकि इन 4 एलिमेंट्स का ही परसेंटेज कंपोजिशन का जो टोटल है वो 100% आ रहा है। अब ये चेक करने के बाद आपको बेटा एक टेबल बनानी पड़ती है। उस टेबल के लिए आपको जो मैं आपको बता रहा हूं उसको एज इट इज लिखना पड़ेगा। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन इंपेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए। सबसे पहले चीज आपको लिखनी है कि कौन कौन से एलिमेंट हैं, उसके बाद कितना उनका परसेंटेज कॉम्पोजिशन है। रेस्ट बाद में आता है कि आप उसका एटॉमिक मास लिखें, जो कि क्वेश्चन में ही दिया गया होगा। तो एलिमेंट हो गया, परसेंटेज कॉम्पोजिशन हो गया, एटॉमिक मास हो गया, फिर आप कैलकुलेट करते हैं उसके मोल्स। मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? मोल्स का फॉर्मूला बताओ, गिवन मास इन ग्राम्स अपॉन एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास। मोल्स निकालने के बाद आप उसका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, नहीं, पहले आप निकालते हैं सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो फिर लीस्ट रेशियो। देखिए कुछ ऐसा होता है कि एलिमेंट्स आपको कौन कौन से दिए गए हैं, के, Fe, C और N। इनका परसेंटेज कंपोजिशन आप कॉपी कर लो, 42.3913, 15.2173, 19.5652, 22.8260। एटॉमिक मास पोटेशियम का और इन जितने भी एलिमेंट्स है सबका दिया गया होगा। इसका 39 होता है, इसका 56 होता है, इसका 12 होता है, इसका 14 होता है। इसके बाद आपको मोल्स निकालने हैं। तो ये परसेंटेज कंपोजिशन मतलब क्या होता है कि 42.3913% यानी कि 42.3913 ग्राम्स ऑफ पोटेशियम इज प्रेजेंट इन दिस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल फॉर्मेशन या कंपोजिशन। तो यानी कि इसका आपका मास दिया है। तो मास अपॉन एटॉमिक मास विल गिव यू द मोल्स, यानी कि 42.3913 अपॉन 39, 15.2173 अपॉन 56, 19.5652 अपॉन 12, 22.8260 अपॉन 14,
तो इसमें बस आपको कैलकुलेशंस पे मेहनत करनी है, अदरवाइज तो बड़ी आसान सी चीज है। आप जब इन सबको डिवाइड करोगे तो मैं बगल वाले में आंसर लिख रहा हूं, वरना आंसर इसी कॉलम में आ जाना चाहिए था। ये आएगा 1.087, 0.2717, ये आएगा 1.630, ये भी आएगा 1.630। इसके बाद आपको लीस्ट रेशियो या सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो अगर निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1, 2, 3, 4 इन चारों वैल्यू में से सबसे लीस्ट वैल्यू देखनी पड़ेगी। और वो लीस्ट वैल्यू कौन सी है, वो लीस्ट वैल्यू है 0.2717। इस वैल्यू को इन चारों से डिवाइड करना पड़ेगा। देखो सारे क्वेश्चंस में एक ही मेथड लगाना है, पहले आप ये लिखते हो, फिर ये लिखते हो, फिर ये लिखते हो, फिर मोस्ट निकालते हो, फिर उसकी लीस्ट जो वैल्यू होती है उससे उन सबको आप डिवाइड कर देते हो। यानी कि 1.087 अपॉन 0.2717, 0.2717 अपॉन 0.2717, 1.63 अपॉन 0.2717, 1.63 अपॉन 0.2717, ये आपको दे देगा उसका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, यानी कि आएगा ये 4166। ये आप कैलकुलेट करके देखिएगा, यही आएगा। तो मुझे क्वेश्चन को हटाना पड़ेगा। अगर आपने क्वेश्चन नोट कर लिया है तो आगे की कहानी कुछ इस तरह से होगी कि अब आपको इंपेरिकल फॉर्मूला मिल चुका है। के क्या है, के 4 है, के के आगे 4 है, Fe 1 है, C6N6, ये आपका इंपेरिकल फॉर्मूला आ गया। अब आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है तो उससे पहले n निकालो, मतलब मॉलिक्यूलर मास अपॉन इंपेरिकल फॉर्मूला मास। मॉलिक्यूलर मास आपको क्वेश्चन में दिया गया हुआ है 368, अभी क्वेश्चन लिखा था ना उसमें 368 AMU था, अपॉन इंपेरिकल फॉर्मूला मास मतलब 4 × 39 प्लस 56 प्लस 6 × 12 प्लस 6 × 14, इसका करोगे तो ये भी 368 ही आएगा या उसके बराबर आएगा लगभग। तो ये आ गया 1, यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n टाइम्स इंपेरिकल फॉर्मूला था। ये भी आपने फॉर्मूला याद करवाया था मैंने आपको। तो यहाँ पे n1 है और ये एज इट इज है K4 Fe C6N6, यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी ये आ गया। इसको थोड़ा अगर स्टाइलिश फॉर्म में लिखें तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स होता है, अभी बहुत आगे चल के आप लोग पढ़ोगे। तो ये समझ में आ गया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट कॉपी करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। केमिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, अ क्रिस्टलाइन कंपाउंड व्हेन हीटेड बिकम एनहाइड्रस, मतलब वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को लूज कर दे रहा है, वो वाटर पार्टिकल्स को लूज कर दे रहा है और सूखा हो रहा है एनहाइड्रस। बाय लूजिंग 51.2% ऑफ द मास ऑन एनालिसिस द एनहाइड्रस कंपाउंड हैव द फॉलोइंग कंपोजिशन, Mg का 20, S का 26.6%, O का 53.33%. Calculate the molecular mass of the anhydrous compound and the crystalline compound. The molecular mass of the anhydrous compound is 120 AMU. तो अब आपकी इसमें पहली चाल क्या होनी चाहिए, जो अभी तक हम करते आ रहे हैं। सिंपल सी कहानी है, आप टेबल बनाइए। क्या करना है टेबल के लिए, सबसे पहले एलिमेंट लिखना है, उसके बाद आपका परसेंटेज कंपोजिशन आता है, उसके बाद आपका एटॉमिक मास आता है, अब तक याद हो जाना चाहिए। उसके बाद आपका मोल्स या उसको कह लो एटॉमिक रेशियो आ जाना चाहिए। उसके बाद लीस्ट रेशियो और उसके बाद सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। ठीक, ये चार्ट बनाने के बाद आपको जो जो गिवन है वो लिख दो। कौन कौन से एलिमेंट है, MgSO। एक बार भैया ये भी देख लेना कि
कि इन लोगों का परसेंटेज टोटल 100 के बराबर है कि नहीं? 20 प्लस 26 46 46 और 53। हाँ भाई हो जाएगा 100 आराम से, तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसा चल रहा है चल लेने दो। 53.33। एटॉमिक मास mg का 24 32 16 20/24 26.66/32 53.33/16। इसको फटाफट कैलकुलेट करिए और देखिए क्या आ रहा है। चलिए मैं आंसर बताता हूं। 0.83 पहले वाले का, आपका भी यही आ रहा है? हाँ जी। दूसरे वाले का भी 0.83। कैलकुलेट करो, कैलकुलेट खुद से, वीडियो पॉज करो। 3.33 लास्ट वाले का। इन सब में से छोटा कौन है बच्चों? 0.83। तो 0.83/0.83 0.83/0.83 3.33/0.83 1 और ये अप्रॉक्स करोगे तो 4 के बराबर आएगा, लमसम आएगा। यानी कि सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो 1:4 हो गया। इसके बाद की कहानी अपनी जुबानी है सुहानी, लो आ रहा हूं पलट के, मुझे पहचानो मैं हूं कौन। आप हो कौन? तो देखो इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला जो बनेगा वो क्या बनेगा? mg से इसका रेशियो 1 आया है, s का भी 1 और o का 4, MgSO4। ये आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला आ गया। Now you have to calculate the molecular formula. How you have to calculate the molecular formula? सबसे पहले n निकालो, molecular mass upon empirical formula mass। molecular mass कितना दिया है क्वेश्चन में? 120। जो एम्पेरिकल फॉर्मूला आया उसका मास निकालो। mg का कितना होता है? 24 प्लस 32 प्लस 16 इंटू 4, ये भी 120 आएगा, तो 1। ठीक है, ये कोइंसिडेंटली हो रहा है कि जितने भी क्वेश्चंस कर रहे हैं इधर हम, उसमें n = 1 1 1 आ रहा है। तो उसको आप लोग रट मत लेना, पता चले पेपर में आए और बिना आप लोगों ने निकाले n = 1 डाल दिया, पता चले 2 आ रहा हो 3 आ रहा हो तो देयरफॉर आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज n टाइम्स एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है, n1 है तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पेरिकल फॉर्मूला फिर से क्या आ गया? सेम आ गया, दैट इज MgSO4। लेकिन आप खुद देख सकते हैं कि जो MgSO4 है ये आपका एनहाइड्रस कंपाउंड है। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में कह रहा था कि यू हैव टू कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द एनहाइड्रस कंपाउंड एंड द क्रिस्टलाइन कंपाउंड। अब इसके साथ अगर हम पानी के वाटर मॉलिक्यूल्स मतलब जोड़ दें तो कितने जुड़ेंगे और क्या होगा उसका हिसाब किताब ये जानते हैं। यहां तक नोट कर लो। तो देखो भाई सीधी सीधी बात है कि पहले क्वेश्चन की जो पहली लाइन है वो ये कह रही है कि जब हम क्रिस्टलाइन कंपाउंड को हीट किए तो 51.2% of its mass has been lost. So let the weight of the hydrated compound, let the weight of the hydrated compound is equal to 100 AMU। देखो अभी तक जो MgSO4 का आपका वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आया है वो एनहाइड्रस के लिए, और अभी तक जो आपने काम किया वो एकदम कॉमन वाला काम किया है जो अभी तक हम लोग हर क्वेश्चन में करते आ रहे थे। बट चूंकि इसने हमसे एम्पेरिकल फॉर्मूला या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछ लिया गया है क्रिस्टलाइन कंपाउंड के लिए, तो हमें ये सब झंझट करना पड़ रहा है। बड़ा आसान है, परेशान ना होइएगा। तो वेट ऑफ द एनहाइड्रस कंपाउंड क्या हो जाएगा? वेट ऑफ द एनहाइड्रस कंपाउंड ये हो जाएगा 100 माइनस 51.2% उड़ गया था, तो ये कैलकुलेट करिएगा कितना आएगा। जल्दी 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 48.8 AMU। अब आपको
ये याद रखना है कि क्वेश्चन में आपको एनहाइड्रस कंपाउंड का जो मॉलिक्यूलर मास दिया है, देखिए पढ़िए, वो 120 mu दिया। चलिए, वेट ऑफ एनहाइड्रस कंपाउंड 120 AMU दिया गया है कि नहीं दिया गया? जल्दी बताइए, जल्दी। ठीक है, अच्छा 48.8 AMU ऑफ वाटर, 48.8 AMU ऑफ एनहाइड्रस सॉल्ट है अगर, तो उसमें पानी कितना था? 51.2। तो अगर 120 AMU की बात करें तो उसमें कितना होगा? 51.2 अपॉन 48.8 इंटू 120। इसे जब आप कैलकुलेट करेंगे तो इट विल कम नियरली अबाउट 126 AMU। ये 126 AMU के आसपास आपको भटकेगा। अच्छा, अब मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर आप क्या जानते हैं? मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर कितना होता है? 16 + 2 यानी कि 18। नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स जो कि वाटर क्रिस्टलाइजेशन के रूप में प्रस्तुत हो सकते हैं वो कितने होंगे? 126 अपॉन 18 यानी कि 7 आएगा। ये इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है किसका? क्रिस्टलाइन कंपाउंड का, वो आएगा MgSO4.7H2, क्योंकि नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल 7 है। वेट ऑफ हाइड्रेटेड कंपाउंड 100 मान लिया, 51.2% वो उड़ गया था, तो सूखा कितना बचा? 48.8। अब अगर 48.8 एनहाइड्रस सॉल्ट है तो उसके लिए 51.2 पानी है। तो अगर 120 होगा एनहाइड्रस सॉल्ट तो उसके लिए पानी कितना होगा? इतना होगा पानी का मास। और पानी का एक्चुअल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना होता है? 18। तो 126 अपॉन 18 = 7। यानी कि MgSO4.xH2O लिखते हैं। जब किसी भी वाटर क्रिस्टलाइजेशन को हम कंपाउंड का नाम दे रहे होते हैं तो हम लिखते हैं MgSO4.xH2O। तो जो x की वैल्यू है वो कितनी है? वो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होती है। तो वो यहाँ कितनी आई है? 7 आई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो पॉज करो और इसको कॉपी कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और इम्पेरिकल फॉर्मूला पर बेस्ड, ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन के सामने। The compound on analysis was found to have the following composition: Na 14.31%, S 9.97%, O 69.50%, H 6.22%. Calculate the molecular formula of the compound assuming that whole of the hydrogen in the compound is present as water or crystallization. Molecular mass of the compound is 322. यहाँ पर इस लाइन का बहुत ज्यादा महत्व है। आगे चल के सीखेंगे कि आखिर कहना क्या चाह रहा है टीचर। तो आपको पता है आपको करना क्या है? हाँ भाई, सबसे पहले एलिमेंट का कॉलम बनाओ, उसके बाद परसेंटेज कॉम्पोजिशन, उसके बाद एटॉमिक मास। फिक्स है भैया, ये टेबल कर लिए, सीक्वेंस है ये फिक्स है। उसके बाद एटॉमिक रेशियो, यानी कि जहां पर आप बेसिकली मोल्स कैलकुलेट कर रहे हो एक तरीके से। एटॉमिक रेशियो कह लो या मोलर रेशियो कह लो या मोल्स कह लो। उसके बाद लीस्ट रेशियो, और उसी के बाद सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। चलिए निकालते हैं सबको। तो सबसे पहले एलिमेंट्स क्या है? NaSOH, NaSOH, Na का 14.31, S का 9.97, O का 69.50, H का 6.22,
एटॉमिक मास सोडियम का आपको क्वेश्चन में दिया गया होगा, आपको उसकी बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। सोडियम का 23 होता है वैसे, इसका 32, इसका 16, इसका 1। मोल्स कैसे निकालेंगे? मास अपॉन मोलर मास, यानी कि परसेंटेज कंपोजिशन अपॉन 23, यहाँ पे 9.97 अपॉन 32, यहाँ पे 69.50 अपॉन 16, ये 6.22 अपॉन 1। चलो भाई कैलकुलेटर्स निकाल लो, आईएससी बोर्ड वाले, सीबीएसई बोर्ड वाले, अपना दिमाग निकाल लो, पेन निकाल लो, पर्चे निकाल लो और करना स्टार्ट करो। 0.622 मेरे को क्या, मैं तो बस देखकर बता दूंगा, हमें क्या जरूरत है कैलकुलेट करने की। लेकिन कैलकुलेशन सीबीएसई बोर्ड वाले जहाँ पे कैलकुलेटर आप नहीं होते उनको तो आपको करनी पड़ेगी, वरना रट तो आप सकते नहीं। ये मैंने कैलकुलेटर से कैलकुलेटर के रखी हुई है, ये वैल्यूज एज इट इज यही आएंगी। और अगर कुछ हो रहा है तो बताइएगा मेरे, क्या कुछ हो रहा है? क्या आ रही है बताओ? तो देखो ऐसा है कि अब आपको लीस्ट रेशियो निकालना है, तो सबसे पहले लीस्ट नंबर निकालो इन चार में से। वो क्या है? वो है 0.311। इस चीज को इन चारों से डिवाइड कर दो, करो 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 जल्दी जल्दी जल्दी, यानी कि 0.622 अपॉन 0.311, 0.311 अपॉन 0.311, 6.22 अपॉन 0.311, 6.22 अपॉन 0.311। इसके बाद यार ये कुछ O का 69, ये आएगा आपका 4.3, थोड़ी सी गलती हो गई, उसका धीमा मुझे माफ करना, ओम साईं राम मुझे माफ करना, ओम साईं राम, ला 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 ला। तो यार ये थोड़ी सी गलती हो गई थी कि 4.34 आ रहा था वहां पे, इस बात को आप चेक कर लें। तो यही जो आपका निकला ये सिंपल होल नंबर रेशियो है 2, 1, 14 एंड 20। ये निकालने के बाद आपका असली काम शुरू होगा। आपने क्वेश्चन नोट कर लिया तो जरा मैं क्वेश्चन को हटा दूं। क्वेश्चन को भैया नहीं नोट किया तो पीछे जाइए, वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन नोट करिए। बिना क्वेश्चन के काम नहीं चलेगा। आपको सबसे पहले निकालना है n। n का मतलब मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। अच्छा, अब आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला बना क्या पहले ये तो बताओ। एम्पिरिकल फॉर्मूला हमारा बना है Na2S1 है, O14 है, बाप रे, H20, तो 2 into 23 plus 32 plus 14 into 16 plus 21, कैलकुलेट करो 322 आएगा। सोच रहे होंगे आप लोग कि हमने इतनी जल्दी करने में कैलकुलेट करके रखा हुआ है यार, हमें कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत है आप तो आपकी दिक्कत आप समझो, हम तो बस कैलकुलेट करके आपको बता रहे हैं और कैसे करना है, कॉन्सेप्ट क्या लगना है वो सब समझा रहे हैं। तो यहाँ पर आपने एम्पिरिकल फॉर्मूला ये निकाला और एम्पिरिकल फॉर्मूला मास 322 निकाला। मॉलिक्यूलर मास आपको ऑलरेडी 322 दिया था, ये भी 322 है। n की वैल्यू 1 आ रही है, ठीक। अब n की वैल्यू अगर 1 आ रही है तो इसके बाद आपको क्या काम करना है? इसके बाद आपको लिखना है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n इनटू एम्पिरिकल फॉर्मूला। n यहाँ पे 1 है तो एम्पिरिकल फॉर्मूला जो है एज इट इज आपका वही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी होगा। लेकिन इसमें थोड़ी सी गंभीर रूप से आपको एक बात समझनी है। क्वेश्चन को लिखते समय, समझाते समय मैंने आपको एक लाइन अंडरलाइन करी थी। वो लाइन ये कह रही थी कि इफ ऑल ऑफ द हाइड्रोजन एटम्स आर प्रेजेंट एज द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन
देन कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब देखो, वाटर का मतलब होता है H2O, इसमें 2 ऑक्सीजन है, दो हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, 2:1 का रेशियो है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। यार बेटा, अगर मेरे को ये 20 हाइड्रोजन है ना, 20 हाइड्रोजन की मदद से अगर मेरे को वाटर मॉलिक्यूल्स बनाने हैं तो मैं कितने वाटर मॉलिक्यूल्स बना सकता हूं? 10, है ना, क्योंकि 10H2O अगर लिखता हूं तो 10 2 जा 20। तो होल ऑफ द हाइड्रोजन इज प्रेजेंट एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? जैसे CuSO4 ये एनहाइड्रस है, CuSO4.5H2O ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रिप्रेजेंट कर रहा है, .5H2O। जब पर्टिकुलर कुछ n नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स एक एटम के या मॉलिक्यूल के या आयंस के आसपास डॉट प्रोडक्ट बना रहे हैं या सॉल्वेटेड हो जाए या हाइड्रेटेड हो जाए, तो उस चीज को कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। लाइक FeSO4 is an anhydrous salt, but FeSO4.7H2O it's a green petrol and it is the water of crystallization। ये एक हाइड्रेटेड है, ये एक सॉल्वेटेड सॉल्ट है। उसी तरह हमको इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ऑल द हाइड्रोजन एटम्स आर प्रेजेंट एज द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, तो यहाँ पे बेटा 20 हाइड्रोजन आए हैं तुम्हारे, तो उन 20 हाइड्रोजन की मदद से तुम वाटर के मॉलिक्यूल कितने बना सकते हो? 10H2O। और बाकी एज इट इज लिख दो, मतलब Na2 लिख दो, S लिख दो। O बेटा 14 थे और 10 ऑक्सीजन तुमने पानी को दे दिए, तो कितने बचे? 4, तो O4 और डॉट 10H2। तो ये आपका आंसर है, Na2SO4 डॉट 10H2O। अगर इस क्वेश्चन में ये लाइन ना लिखी होती कि इफ ऑल हाइड्रोजन एटम्स आर प्रेजेंट एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, तो हम अपना आंसर यहां पर भी छोड़कर आ सकते थे, Na2SO14H20। इसमें कोई गलत नहीं है, पर चूंकि वो चीज एक पर्टिकुलर लाइन ऐड हो गई है कि यू हैव टू रिप्रेजेंट द सॉल्ट इन द फॉर्म ऑफ द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, तो हमने बेटा ये कौन किया कि Na2SO4 डॉट 10H2O लिखा। आ गया समझ में? चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का सबसे ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं, कह रहा है वेल्डिंग फ्यूल गैस कंटेन्स कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली, बर्निंग अ स्मॉल सैंपल ऑफ इट इन ऑक्सीजन गिव्स 3.38 ग्राम ऑफ CO2, 0.9690 gram H2O and no other products. A volume of 10 liter measured at STP of this welding gas is found to weigh 11.6 gram. Calculate the empirical formula, molar mass, molecular mass, molecular formula of the gas. देखिए, ये क्वेश्चन अभी तक आप लोगों ने जो एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के जो क्वेश्चंस लगाए थे उसमें से अलग किस तरह से है कि यहां पर कोई भी परसेंटेज कंपोजिशन नहीं दिया गया है। परसेंटेज कंपोजिशन आपको खुद ब खुद निकालना है। कहीं दिया परसेंटेज कंपोजिशन? नहीं दिया। तो देखो, कह रहा है कि हमारे पास एक वेल्डिंग फ्यूल गैस है, एक वेल्डिंग फ्यूल गैस है जिसके पास सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन ही है और कुछ नहीं है इसके पास। उसको जब बर्न कर रहे हैं तो हमें ऑक्सीजन इतनी मिल रही है, मतलब 3.38 ग्राम ऑफ CO2 मिल रही है और 0.690 ग्राम ऑफ H2O मिल रही है। तो आपको पता होना चाहिए कि जब कोई भी एक हाइड्रोकार्बन मतलब कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, फॉर एग्जांपल मीथेन, इथेन, इथीन, इथाइन, बेंजीन, ये जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं यानी कि बर्न करते हैं यानी कि कंबशन करते हैं, तो वो हमेशा दो ही प्रोडक्ट्स बनाते हैं, एक होता है CO2 और एक होता है H2O। ये बात का आप खास ध्यान रखिएगा। तो वो वही चीज कह रहा है कि एक जो वेल्डिंग फ्यूल गैस है उसको बर्न जब कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, वो CO2 और H2O दे रहा है। तो यहां से सबसे पहले बेटा हमारा मकसद होगा कि कार्बन या हाइड्रोजन, इन दोनों का परसेंटेज कंपोजिशन हमें पता चले। तो वो पता करने के लिए हम लोग काम करना शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें पता है जो CO2 है वो हमारी कहां से मिल रही है? कार्बन से मिल रही है। CO2 का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 12 प्लस 32 कितना हो गया? 44 ग्राम ऑफ CO2 हमें 12 ग्राम कार्बन देती है। तो 3.38 ग्राम ऑफ CO2 कितनी देगी? 12/44 इंटू 3.38। इसको आप कैलकुलेट करें, मैं जब तक कैलकुलेट करके आपको बताता हूं। ये लगभग इसका आंसर आएगा
3.38 अपॉन में ये चला गया, आप लोगों ने निकाला क्या आ रहा है आपका, मेरा आ रहा है 0.9218 ग्राम, 0.9218 ग्राम ऑफ कार्बन। अब H2O कहां से मिल रहा है, हाइड्रोजन से, बैलेंस कर दो, 2H है तो 2H हो गया, इसका 18 ग्राम इसके 2 ग्राम के बराबर हुआ, तो इसका कितना मिल रहा है 0.690 ग्राम, 0.690 ग्राम ऑफ वाटर कितने हाइड्रोजन दे रहे होंगे, 2/18 इंटू 0.690। इसे कैलकुलेट करिए, मैं भी कर रहा हूं, ये आएगा 0.0766 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। आपने अब क्या कर दिया, आपने कार्बन और हाइड्रोजन का मास निकाल दिया है, ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन का मास पता है, अब आप इसका परसेंटेज कंपोजिशन आराम से निकाल सकते हैं। तो ये आपका स्टेप 1 था। अब ये आप स्टेप 2 की तरफ चलें। स्टेप 2 में आप क्या करोगे, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन निकालोगे। तो उसमें क्या होता है, मास ऑफ एलिमेंट अपॉन टोटल मास इनटू 100। तो जैसे परसेंटेज ऑफ कार्बन निकाल रहे हैं तो मास ऑफ कार्बन ऊपर होगा, अपॉन में टोटल मास होगा, इनटू 100 होगा। मास ऑफ कार्बन कितना निकालना है, 0.9218। टोटल मास, अच्छा यहां से आप टोटल मास निकाल सकते हो, देखो टोटल मास क्या है, बस इन दोनों को ऐड कर दो, 0.9218 प्लस 0.0766। ये बच्चों जो एनसीईआरटी जो है आपके पास, उसमें आपका ये सेकंड या थर्ड लास्ट क्वेश्चन है, और ये बहुत अधिकतम एग्जाम्स में पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम बात कर रहे थे टोटल मास की, तो ये आएगा 0.9984 ग्राम आएगा। अब क्या करना है, टोटल मास से डिवाइड कर दो, 0.9984 इंटू 100। चलो ये कैलकुलेटर देखो फटाफट, क्या आएगा, इसमें आना चाहिए आपका 92.33%। ये कार्बन का है। अब चूंकि फील्डिंग फ्यूल गैस कार्बन और हाइड्रोजन ही है उसके पास, और कुछ है नहीं, तो हम हाइड्रोजन का डायरेक्टली कैसे निकाल सकते हैं, हाइड्रोजन का कैसे निकाल सकते हैं भैया, 100 में से माइनस कर दो, 100 माइनस 92.33 7.67%। जब उसके पास कार्बन और हाइड्रोजन ही है, हमें अगर कार्बन का परसेंटेज कंपोजिशन पता चल गया है तो हम क्या करेंगे, 100 से माइनस कर देंगे, तो सीधा सीधा हाइड्रोजन का कंपोजिशन आ जाएगा। इस तरह से नहीं तो आप उस तरह से भी निकाल सकते हो कि मास ऑफ हाइड्रोजन यानी कि 0.0766 अपॉन टोटल मास रखते हैं 0.99984 इंटू 100 कर देते, तब भी आ जाता, जैसे आपकी मर्जी है। अब ये दो वैल्यूज आप याद रखो, मुझे जगह चाहिए तो मैं बोर्ड को मिटाने वाला हूं, आप लोग इसे कॉपी कर लो, पॉज कर लो, ये दो वैल्यूज आप याद रखिए, ठीक है। और एक ये लाइन याद रखिएगा, अ वॉल्यूम ऑफ 10 लीटर ऑफ दिस वेल्डिंग गैस इज फाउंड टू वे 11.6 ग्राम। इन दोनों चीजों का बहुत काम होने वाला है अभी। तो देखो भैया, अब फिर से वही वाला पुराना वाला काम, एलिमेंट परसेंटेज कॉम्पोजिशन, एटॉमिक मास, मोल्स यानी कि एटॉमिक रेशियो की बात कर रहा हूं मैं, लीस्ट रेशियो, और फिर ये सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। ठीक है, ये चार्ट आपको मैंने याद करवा ही दिया है, 3-4 क्वेश्चंस आप लोग कर चुके हो, अब तक पता हो जाना चाहिए। कार्बन हाइड्रोजन परसेंटेज कंपोजिशन आपने खुद ब खुद निकाला है, इसीलिए इस क्वेश्चन की थोड़ी सी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है कि यहां पर आपको हर चीज खुद से ढूंढनी है। परसेंटेज कंपोजिशन अपॉन 12/1, इसे जब आप कैलकुलेट करेंगे इट विल कम्स अराउंड टू 7.67। तो अब जब लीस्ट रेशियो निकालेंगे तो दोनों ही बराबर हैं, दोनों को भैया डिवाइड कर दो, ये कटा कटा कटा, ये भी 1,
ये भी बना। इट मीन्स व्हाट डज इट इंप्लाइज कि आपका जो इंपेरिकल फॉर्मूला है वो आ गया C1H1 यानी कि CH। बोलो इतना समझ में आया? पक्का? कोई दिक्कत है तो वीडियो को फिर से देखना चालू कर दो। अपने पास तो बढ़िया सीधा फंडा है, वीडियो पॉज करो, फिर से देखो, स्टॉप करो, प्ले करो। अब हम इसको और हटा रहे हैं आगे। आपका इंपेरिकल फॉर्मूला आ चुका है, अब आपको तलाश है मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की। अभी तक के क्वेश्चंस में जब हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल रहे होते थे तो हम N से स्टार्ट करते थे, N इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास अपॉन इंपेरिकल फॉर्मूला मास। ठीक है, लेकिन यहां पर इस क्वेश्चन पे क्या हमको मॉलिक्यूलर मास दिया है? नहीं दिया। लेकिन यहां पर एक बहुत अद्भुत सी लाइन दी गई है, मैं पढ़कर बताता हूं। ये लिखा है कि अ वॉल्यूम ऑफ 10 लीटर मेजर्ड एट STP इज फाउंड टू वे 11.6 ग्राम। ये लाइन बच्चों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहे 10 लीटर का जो मास है वो 11.6 ग्राम है, मेजर्ड एट STP। तो 22.4 लीटर, STP मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, जिसमें वॉल्यूम 22.4 लीटर होती है। तो उतने वॉल्यूम में कितना मास होगा? इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका क्या मिलेगा भाई? जब आप किसी स्टैंडर्ड कंडीशंस के लिए आप जब STP पे आपको वॉल्यूम दी गई है और आप STP पे अगर उसका मास निकाल रहे हो तो बेसिकली आप उसका क्या निकाल रहे हो? आप उसका मोलर मास निकाल रहे हो। तो ये 26 ग्राम आएगा। ओके, तो नाउ आप अब मेरी समझ में मॉलिक्यूलर मास आपको मिल गया है। अब आप N निकालिए, मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। मॉलिक्यूलर मास 26, एम्पेरिकल फॉर्मूला ये था CH 12 + 1 13। लो जी N2 आ गया, यहां पे N2 आ गया। N2 आने का मतलब ये है कि जो आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो N टाइम्स एम्पेरिकल फॉर्मूला होगा। N2 है, एम्पेरिकल फॉर्मूला CH है, यानी कि C2H2। जी हाँ, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। ये गैस जो वेल्डिंग फ्यूल गैस है वो बल्कि कुछ और ही नहीं एसिटिलाइन है, यानी कि इथाइन है। C2H2 इथाइन होता है। आया समझ में? देख लो स्टेप बाय स्टेप। हमने परसेंटेज कंपोजिशन निकालने के बाद वही काम किया जो अभी तक के इंपेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के क्वेश्चंस में हम करते आए थे। हमने कुछ नया नहीं किया। हाँ, नहीं ये बात है कि यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी नहीं दिया गया था, बल्कि इनडायरेक्टली रूप में आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना था। उसके लिए एक लाइन लिखी थी कि 10 लीटर का जो मास है वो 11.6 ग्राम है, तो हमने 22.4 लीटर के लिए निकाल लिया। अब जो कि स्टैंडर्ड वॉल्यूम के लिए निकाला है तो जो ये मास आएगा वो भी तो स्टैंडर्ड होगा, यानी कि ये इसका मोलर मास होगा। तो धड़ाके से हमने इसका मोलर मास निकाला, N निकाला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ गया C2H2। हो गया एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और आप क्वेश्चंस लगाइए, प्रैक्टिस करिए, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक कोई टीचर कितना मर्जी पढ़ा ले आपको देखो घोल कर नहीं पिला सकता। मोल कॉन्सेप्ट एक ऐसा चैप्टर है, अनटिल अनलेस यू विल नॉट प्रैक्टिस। देखो एकदम से नहीं आ जाएगा मोल कॉन्सेप्ट। बहुत बच्चे क्लास 12 भी बीत जाती है तब भी कहते हैं यार बस मोल कॉन्सेप्ट नहीं आया हमें। वो इसलिए नहीं आया बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ प्रैक्टिस। आप लोग सिर्फ टीचर पे डिपेंड होकर आप मोल कॉन्सेप्ट पे विजय प्राप्त नहीं कर सकते। आप जाइए, अगर मोल कॉन्सेप्ट में आपको बहुत ज्यादा डर लग रहा है, बहुत ज्यादा डर लग रहा है, तो आप पहले खुद से कोई अच्छी बुक उठाइए, जैसे प्रदीप हो गई, ABC हो गई, थोड़ी सी स्टैंडर्ड बुक्स हैं जिसमें अच्छे से छोटे लेवल से मीडियम लेवल से हाई लेवल तक के क्वेश्चंस भी दिए गए हैं। सिंगेज की बुक उठाइए, उसमें आप पहले सॉल्व्ड न्यूमेरिकल्स लगाइए, फिर अपने मैच स्टेप्स मैच करिए कि आप जो लगा रहे हो वो सही लगा रहे हो कि नहीं लगा रहे हो। सॉल्व न्यूमेरिकल्स करने पर जब आपके 2-3 आप देख देख के लगाओ, फिर अपने आप 2-3 आप बिना देखे लगाओ, आंसर्स मैच कर रहे हैं, फिर आप धीरे से अनसॉल्व्ड में आओ, फिर आप देखो कितना बढ़िया कमांड आता है मोल कॉन्सेप्ट पे। तो मोल कॉन्सेप्ट अनटिल अनलेस, इसमें देखो ज्यादा कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, इसमें ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल्स ही है, न्यूमेरिकल्स ही पूछे जाते हैं इसमें। तो न्यूमेरिकल्स के लिए सेम्स लाइक मैथ्स में अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, सिर्फ टीचर आपको एक्सरसाइज करवा देगा
डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, और आप घर जाकर आराम से बैठे रहो बस्ता वस्ता फेंक कर, तो कैसे चलेगा काम? क्या आपको कमांडिंग मिलेगी? नहीं मिलेगी। सेम गोस और मोल कॉन्सेप्ट। केमिस्ट्री में भी बेटा कुछ न्यूमेरिकल चैप्टर्स हैं जो फुल्ली न्यूमेरिकल्स हैं, उसमें कोई थ्योरी नहीं है। ये एक मिथ है कि केमिस्ट्री में सिर्फ थ्योरी है। तो अभी तक जैसे एम्पेरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बस उसका मतलब पता होना चाहिए, उसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए और एक दो फॉर्मूले पता होना चाहिए। बाकी क्या है? न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल के लिए आपको थोड़ी अप्रोच खोलनी है। अप्रोच खोलने के लिए बेटा प्रैक्टिस करो। तब तक मिलते हैं फिर हम लोग। बाय बाय।